हाँ भाई, तो कैसे हो आप लोग सभी। अपन बीएससी फाइनल ईयर यूनिट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड डिस्कस कर रहे थे भाई, ठीक है। और यूनिट थर्ड क्या थी, अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। तो अपन ने कल कहाँ तक देख लिया था भाई, लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था अपन ने, हार्मोनिक ऑसिलेशन और एन हार्मोनिक ऑसिलेशन डिस्कस कर चुके थे हम। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेशन का अपन ने क्या किया था, एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। उसके बाद में अपन को आगे देखना था उसमें क्या क्या होता है, एनर्जी लेवल्स कैसे बनते हैं, एनर्जी लेवल्स ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आती है, फिर ऊपर कैसे जैसे जैसे वी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वहाँ की जो एनर्जी की जो गैप था वो डिक्रीज होता जाता है। अपन ने एन हार्मोनिक ऑसिलेशन देखा था भाई, जो जिसे मैं बोल रहा था एन हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है भाई। ये डिस्कस कर रहे थे अपन। एन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या था भाई, क्या था कि एन हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब ये था कि अपन देख रहे थे कि भाई हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या हो रहा था, सिंपल हार्मोनिक एसएचओ में क्या हो रहा था, वहाँ पे जो अपने पास एनर्जी का गैप था वो कांस्टेंट आ रहा था, कंजुकेटिवली कांस्टेंट आ रहा था भाई, एच म्यू आ रहा था, ठीक है भाई। यहाँ पे जैसे जैसे v की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसी थी, लेकिन एएचओ में क्या हो रहा था भाई, एएचओ में क्या हो रहा था, अरे भाई यहाँ पे तो फोर्स लग रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है एएचओ में कि क्या होता है भाई, यहाँ पे फोर्स जो होता है विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो क्या होता है कभी कभार क्या होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है भाई। तो इसलिए एएचओ अपन पढ़ते हैं। तो अपने पास एएचओ का जो एनर्जी का फॉर्मूला आया था वो आया था EV बराबर V प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE। यहाँ पे एक्स में क्या, XE क्या था भाई, XE क्या था अपने पास, यहाँ पे XE था एन हार्मोनिक कांस्टेंट, XE क्या था भाई, एन हार्मोनिक कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एन हार्मोनिक क्या था भाई, यहाँ पे कांस्टेंट, एन हार्मोनिक कांस्टेंट क्या था, XE। तो अपन ने ये बातें डिस्कस कर चुके थे भाई, यहाँ पे अपन ने लिख भी लिया था एन हार्मोनिक के अंदर लिख चुके थे अपन, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ इनके एनर्जी लेवल्स के बारे में, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल्स कैसे चेक करेंगे अपन, ये देखते हैं भाई यहाँ पे। चलो कैसे देखते हैं भाई एनर्जी लेवल की बात अगर मैं बताऊं आपको, एनर्जी लेवल यहाँ पे वैसे भाई वैसे ही करेंगे अपन। यहाँ पे कैसे रिजिड में करते आ रहे थे, नॉन रिजिड में क्या, फिर यहाँ पे वाइब्रेशन के एसएचओ में क्या अपन ने भाई, एसएचओ में क्या था। तो भाई साहब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैसे ही करूँगा सब कुछ। ये कैसे करेंगे भाई, देखो अगर v बराबर मैं 0 रखूँ, v बराबर 1 रखूँ, v बराबर 2 रखूँ, v बराबर 3 रखूँ, अरे वैल्यू ही पुट करनी है भाई, फॉर्मूले में v की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। v बराबर 0 के लिए एनर्जी क्या होगी ये अपन को पता चल जाएगा भाई। यहाँ पे अरे भाई फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे v बराबर 0 पुट करो, v बराबर इस फॉर्मूले में तुम 0 पुट करोगे तो भाई साहब यहाँ पे 0 पुट करो तुम पहले, तो 0 1/2 ओमेगा E माइनस 0 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE। इतनी बात समझ में आ गई भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ 1/2 ओमेगा E, ये क्या हुआ 1/4 ओमेगा E XE। तो भाई साहब 0 के लिए एनर्जी का क्या आया होगा, एनर्जी कितनी आई, V बराबर 0 के तो अपन 1/2 ओमेगा E माइनस 1/4 ओमेगा E XE।
अपन को एनर्जी मिल गई। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ v बराबर 1 रखने की, अरे भाई साहब यहाँ पे v बराबर आप 1 रखो, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा भाई? अरे भाई यहाँ पे v बराबर 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा ओमेगा ई माइनस, अरे भाई यहाँ पे v e 1 के लिए करेंगे तो 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी। तो ये क्या हो गया भाई? अरे भाई ये तो करना आता है, ओमेगा ई, अब ये क्या हुआ 3/2 का होल स्क्वायर कर दो भाई 9/4। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 9/4 ओमेगा ई एक्सी, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो भाई 9/4 ओमेगा ई एक्सी। इतनी बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अरे नेक्स्ट v बराबर 2 रखो, v बराबर 2 रखोगे तो भी ये क्या आएगी 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ 2 दूना 4 1 5 5/2 ओमेगा ई, ये क्या हुआ 5 का स्क्वायर 25/4 ओमेगा ई एक्सी। तो ऐसे भाई अपन यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं। अब एनर्जी मैंने निकाल दी, क्या आया π/2 ओमेगा ई एक्सी 25/4 ओमेगा ई एक्सी। अरे भाई यहाँ पे भी कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में v बराबर 3 रखूँगा, 6 और 1 7, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 7/2 ओमेगा ई माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/4 ओमेगा ई एक्सी। तो ऐसे यहाँ पे एनर्जी 0 लेवल के लिए ये हो गई भाई, v बराबर 1 रखा तो ये आ गई एनर्जी। ठीक है भाई साहब ये तो अपन ने एनर्जी देख ली। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एनर्जी का गैप कितना आ रहा है यहाँ पे। भाई साहब जैसे जैसे v की वैल्यू इंक्रीज करूँगा ये डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन SHO में क्या था कांस्टेंट, h म्यू से क्या थी भाई कांस्टेंट थी, यहाँ से यहाँ तक की जो गैप थी h म्यू थी भाई, किसके लिए SHO के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए। ठीक है भाई, अब अपन यहाँ पे एनर्जी गैप देखते हैं कितना आता है भाई, यहाँ पे देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन रूल क्या है। भाई साहब सिलेक्शन रूल तो वही होगा डेल v बराबर +-0 माइनस इमल्शन के लिए होगा और +1 किसके लिए होगा एब्जॉर्प्शन के लिए होगा भाई यहाँ पे। अब देखिए आप, अगर यहाँ पे अपन जब एनर्जी निकालते हैं यहाँ का गैप चेक करते हैं तो क्या करते हैं हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे जब अपन करेंगे डेल ई, क्या करूँगा भाई E1 माइनस E0, E1 माइनस E0। अरे भाई वही कॉन्सेप्ट है हर जगह, 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई माइनस, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे माइनस करके क्या करूँगा 1/2 ओमेगा ई 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको, इतनी बात तो समझ में आ गई। अरे भाई 3/2 ओमेगा में से मैं अगर ये 1/2 ओमेगा घटाता हूँ तो कितना बचेगा भाई चेक करो, 3/2 माइनस 1/2, 2 मैंने ले लिया लघुत्तम, यहाँ पे 3 - 1 बराबर क्या हुआ 2/2, क्या आया 1। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ओमेगा ई। फिर देखो 9/4 में से अगर मैं 1/4 घटाता हूँ तो 4, यहाँ पे कितना होगा 9 - 1, तो यहाँ पे क्या आया 8/4। तो मैं कितना लिख सकता हूँ 2 ओमेगा ई लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं 2 ओमेगा ई एक्स ई। इतनी बात समझ में आई भाई आपको, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए भाई अब आगे देखते हैं अपन इसमें क्या। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ये वाला
एनर्जी गैप कितना है यहाँ पे, डेल ई कितना है भाई, ओमेगा ई टू ओमेगा ई एक्स ई। इतना मैंने ड्राइव कर लिया भाई, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अरे भाई अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, अरे हायर एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल में से घटाएंगे तो यहाँ का जो डिफरेंस कितना आ रहा है वो पता लग जाएगा अपन को। नेक्स्ट डेल ई टू, ये E1 है, डेल E1। अब E2 के लिए चेक करूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, E3, ये क्या था E0 E1 और E2, तो E2 माइनस E1 है। तो जब मैं इसकी वैल्यू देखूंगा भाई कितनी आएगी भाई, देखो कितने आएगी, 5/2 ओमेगा ई माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्स ई माइनस भाई साहब ये वाली एनर्जी 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई, ये और ये। तो 5/2 में से अगर मैं 3/2 माइनस करता हूँ कितना आएगा भाई, वही आएगा ओमेगा ई। देखो भाई 5/2 में से 3/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। भाई 5 में से 3 गया तो 2 ही बचेगा ना, तो यहाँ पे 2/2 यानी कि 1, तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा ई। अब 25/4 माइनस 9/4 करूँगा तो 4 आएगा, 25 माइनस 9 कितना बचा भाई, 25 में से 9 गया तो 16 है, 16/4, तो यहाँ पे कितना आया 4 ओमेगा ई एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई 4 ओमेगा ई एक्स ई। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाला जो एनर्जी का गैप है वो कितना आया, ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स ई। ऐसे ही भाई अगल नेक्स्ट लेवल की चेक कर लो, नेक्स्ट लेवल की चेक कर लो भाई। अरे भाई साहब इसमें से इसको घटाओ, 7 में से 5/2 गया तो कितना बचेगा भाई, वही ओमेगा ई। 49 में से 25 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, वो आएगा भाई 6 ओमेगा ई एक्स ई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, एनर्जी का क्या हो रहा है। तो अब मैं यहाँ एक लाइन क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जैसे जैसे मैं V की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं V की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ का एनर्जी गैप कंसेक्यूटिवली डिक्रीज हो रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऐसा हार्मोनिक नहीं बोलता, ऐसा एन हार्मोनिक बोलता है, क्योंकि हार्मोनिक यानी SHO के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कितना था भाई, सब में एच म्यू आई थी अपने पास ये वाली, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ये क्या आ रही है, एनर्जी का जो गैप है स्पेसिंग है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे मैं V की वैल्यू इंक्रीज करूंगा ये डिक्रीज होती जाएगी भाई, डिक्रीज होती जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये अपन ने एनर्जी का गैप ड्राइव किया, कैसे किया भाई, हायर एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल। तो जब करेंगे अपन तो वहां से अपन को यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी का गैप मिल जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे अपन कर रहे थे बात सिलेक्शन रूल की, ठीक है, सिलेक्शन रूल डेल्टा V बराबर क्या होगा +-1 तो होता ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो अपन AHO के लिए जब हार्मोनिक ऑसिलेशन एन हार्मोनिक ऑसिलेशन में करेंगे तो यहाँ पे +-1 से +-2 +-3 +-4 ऐसे चलती रहेगी। अब ये वाली जो वैल्यू होगी इसको बोलेंगे अपन फंडामेंटल बैंड,
ये वाला होगा उसे बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन बैंड, ठीक है भाई। इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन बैंड, ठीक है भाई। इसको बोल देंगे अपन थर्ड ओवरटोन बैंड। साथ ही साथ यहाँ पे डेल वी बराबर प्लस माइनस 1, ये किसके लिए होगा? ये होगा हॉट बैंड के लिए, हॉट बैंड के लिए, ठीक है भाई। अब कैसे? ये सारी बातें आप अच्छे से समझिएगा भाई, ये सारी बातें आप अच्छे से समझिएगा। ये अपने पास है, चलो एनर्जी के ये तो डिफरेंसेस आ गए थे अपने पास, ठीक है भाई। ये तो एनर्जी के डिफरेंस आ गए। अब मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पे सिलेक्शन रूल और फंडामेंटल बैंड क्या होते हैं, ओवरटोन बैंड क्या होते हैं, ये सारी बातें अपन यहाँ पे सीखते हैं भाई, यहाँ पे सीखते हैं। पूरा मिटा देता हूँ भाई, पूरा ही मिटा देता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे फंडामेंटल बैंड की बात करूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे ये है अपने पास एनर्जी के लेवल्स थे भाई, एनर्जी के लेवल्स थे। और जब मैंने यहाँ पे अपने को पता, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वी प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स। ये आपको पता है सेंटीमीटर यूनिट्स में होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं रख रहा था v बराबर 0, v बराबर 1, v बराबर 2, v बराबर 4, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास एनर्जी अपन ने कैलकुलेट करी, एनर्जी कैलकुलेट करी। मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले बैंड को, जो इस रूल को फॉलो करेगा प्लस माइनस 1 को, उसको बोलते हैं फंडामेंटल बैंड। अब फंडामेंटल बैंड के मतलब क्या है कि जब ग्राउंड स्टेट से अपन अपर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं तो उस वाले बैंड को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड। अब देखिए कि वो कैसे है, फंडामेंटल बैंड कैसे है। इसमें से इसको घटाऊंगा भाई, और अपने को पता है कि यहाँ पे एनर्जी क्या आई थी अपने पास, एनर्जी का पता होना चाहिए भाई, एनर्जी का पता होना चाहिए। भाई साहब ये E0 E1 ये तो था, तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो अपने को पता है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स आया था। इस वाले बैंड को जो मैं बोलूंगा v बराबर 0 से लेके v बराबर 1, इस वाले को बोलते हैं फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड। तो यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू, फंडामेंटल बैंड, इस वाले बैंड को बोलेंगे फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड, ठीक है भाई। इस वाले को बोलेंगे अपन फंडामेंटल बैंड। v बराबर 0 से v बराबर अगर मैं 2 में जाता हूं डायरेक्ट यहाँ से क्या में, यानी कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन बैंड किसे बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन बैंड किसे बोलेंगे। v बराबर 0 से अगर मैं v बराबर 1 में जाता हूं उसको बोलेंगे अपन फर्स्ट ओवरटोन बैंड। कैसे भाई, इसकी एनर्जी में से जब मैं डेल ई निकालूंगा तो क्या करूंगा, मैं इसकी एनर्जी में से ये वाली एनर्जी निकालूंगा तो क्या आई था अपने पास भाई, एनर्जी क्या आई थी भाई अपने पास, वो अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कितनी थी भाई, E2 माइनस E1 करूंगा मैं, E0 करूंगा, E2 माइनस E0, तो अपने को यहाँ पे क्या मिला था, अरे भाई यहाँ पे ये वैल्यू रखते जाना आ जाएगा, यहाँ पे जो E2 आएगा उसमें से इसको निकालना है, तो जो निकालोगे आप वो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स, ये है, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास, ये वाली वैल्यू आएगी। अब कैसे भाई देख सकते हो आप, अगर यहाँ पे मैं ये वाला रिलेशन निकालूंगा, अभी देखना आप, E2 रखूँ मैं, E2 रखूँ तो क्या आएगा अपने पास, 2 प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स, तो क्या आएगा भाई 5/2 ओमेगा ई माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्स।
ठीक है भाई, ये तो आ गया E2। E0 क्या आएगा, E0 क्या आएगा, E0 था अपने पास 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। अरे भाई साहब जब इसमें से इसको उठाओगे तो कितना आ रहा है, अरे भाई ओमेगा ई माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्स ई में से जब तुम 1/2 ओमेगा ई 1/4 ओमेगा ई एक्स ई घटाओगे माइनस करोगे तो क्या आता है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई। तो ऐसे अपन को देखना है। तो इस वाले बैंड को बोलता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन बैंड। ठीक है भाई, ऐसे v बराबर 0 से अगर v बराबर मैं 3 में जाता हूँ, v बराबर 3 में जाता हूँ तो इस वाले बैंड को बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन बैंड। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ओवरटोन बैंड किसे बोलते हैं, फंडामेंटल बॉन्ड किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऐसे ही, ये लेवल्स थे, ये तो हो गए अपने ओवरटोन बैंड्स और फंडामेंटल बैंड। अब मैंने यहाँ पे बताया, अब देख लो, चाहे आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो v बराबर 2। अरे भाई प्लस माइनस 1 का डिफरेंस कैसे, प्लस माइनस का कैसे करेंगे आप, इसमें से चाहे इसको उठाओ या इसमें से इसको उठाओ, प्लस 1 और माइनस 1 आएगा डेल की वैल्यू, डेल v की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं इसमें से इसको उठाऊं या इसको इसमें से इसको उठाऊं माइनस करूं तो क्या आएगा भाई, वहाँ पे भी है प्लस माइनस 2 का डिफरेंस। इसलिए अपन बोल रहे हैं इनको फर्स्ट ओवरटोन बैंड और सेकंड ओवरटोन बैंड। ऐसे ही देखो यहाँ पे मैंने एक बात और बोली है हॉट बैंड की। ठीक है भाई, हॉट बैंड किसे बोलेंगे, हॉट बैंड बोलेंगे v बराबर 0 से v बराबर 1 वाले को तो अपन ओवरटोन फंडामेंटल बोल रहे हैं, तो इस वाले को तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अपन को। लेकिन v बराबर 1 से v बराबर 2, v बराबर 2 से v बराबर 3, इस वाले इन वाले बॉन्ड्स को बोलते हैं अपन हॉट बैंड, हॉट बैंड। ठीक है भाई, तो अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे तो v बराबर 1 से v बराबर 2 में जाते हैं, तो अगर वैल्यू निकालोगे तो आप उसको बोलते हैं हॉट बैंड। अब हॉट बैंड होते क्या है, हॉट बैंड उनको बोलते हैं जब अपन ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो ये अपने नीचे वाले ग्राउंड स्टेट के लेवल से उठ करके ऊपर वाले ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होने लग जाता है, उनको बोलते हैं अपन हॉट बैंड। तो अगर आप लिखना चाहो तो इनमें लिख सकते हो भाई, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट लगा के लिख लो v बराबर 0 से v बराबर 1 तक, v बराबर 0 से v बराबर 1 में संक्रमण में जो लाइन बनती है, संक्रमण यानी ट्रांजिशन में जो लाइन बनती है, ट्रांजिशन में जो लाइन बनती है वह रूम टेम्परेचर पर होती है, जिसकी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे जिसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है भाई फंडामेंटल बैंड की, कितनी, इस और के कंपेयर में या 10 से 100 टाइम मोर इंटेंस होती है भाई। ये फंडामेंटल बैंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, इसकी सबसे ज़्यादा तीव्रता अधिकतम होती है, इसलिए इसे फंडामेंटल बैंड बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिख लो भाई पॉइंट 2 लगा के, अगर v बराबर 0 से v बराबर 2 में संक्रमण की तीव्रता कम होती है, इसे प्रथम ओवरटोन कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। ये सारी बातें लिख लेना आप, ठीक है भाई, फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहते हैं। इसको तो रहने दो, इसको रहने देना यहाँ पे, बाकी उतार लेना आप सब लोग। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, v बराबर 0 से v बराबर अगर 2 में जाते हैं, v बराबर 0 से अगर v बराबर 2 में जाते हैं अपन, तो ट्रांजिशन की तीव्रता कम होती है, इसे प्रथम ओवरटोन बैंड बोलते हैं। फिर देखो v बराबर 0 से v बराबर 3 में इसकी तीव्रता और भी कम होती है, और भी कम होती है, इसे सेकंड ओवरटोन बैंड बोलते हैं। फिर ये बातें लिख लो ना आप। फिर आगे लिखेंगे जैसे जैसे ट्रांजिशन में v की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, v की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो ओवरटोन बैंड की तीव्रता कम होगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये ओवरटोन की जो
वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। परंतु जब ताप बढ़ाया जाता है, सॉरी यहां से लिखो, रूम टेम्परेचर पर अधिकतम अणु मूल कंपन स्तर V बराबर 0 में रहते हैं तथा अधिकांश संक्रमण यहीं से होते हैं। परंतु जब ताप बढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हॉट बैंड ऑब्जर्व होंगे। ताप बढ़ाया जाएगा तो ये क्या होगा, संक्रमण या ट्रांजिशन क्या होगा, क्या लिखोगे, परंतु जब ताप बढ़ाया जाता है तो अणु निम्नतर ऊर्जा स्तर V बराबर 0 से V बराबर 1 में चले जाते हैं, उच्चतर ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अर्थात उनमें संक्रमण उत्तेजित स्तर से होते हैं। इस संक्रमण में जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है, ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है, उनको हम बोले थे हॉट बैंड। तो ये बातें आप लिख लीजिएगा इसके अंदर। फिर आप अगर ये बनाना चाहो तो ये अलग से भी ऐसे भी बना सकते हो भाई, यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो, V बराबर 0, V बराबर 1, V बराबर 2। तो यहाँ से यहाँ तक तो फंडामेंटल होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो होता है, ये वाले जो ट्रांजिशंस होते हैं उच्चतर लेवल में चले जाने की वजह से इस वाले को बोलते हैं हॉट बैंड। तो ये बातें आप लिख लीजिएगा भाई इसके अंदर। तो ये क्या था आपका AHO, यानी कि एन हार्मोनिक ओसिलेशन। एन हार्मोनिक ओसिलेशन क्या होता है भाई, एन हार्मोनिक ओसिलेशन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एन हार्मोनिक ओसिलेशन किसे बोलेंगे कि भाई साहब SHO फेल हो गया था, AHO तभी आया। कैसे फेल हुआ कि जो फोर्स था उसमें SHO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि विस्थापन के। प्रत्यानयन बल जो था वो विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रांजिशन होने की वजह से ये क्या होता है, अनंत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन कई बार क्या होगा कि ये जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये V वाली वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, तो यहाँ जो एनर्जी की गैप था SHO में तो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे भाई साहब घटता जाता है। इस वजह से अपन इसको बोलते हैं एन हार्मोनिक ओसिलेशन, यानी कि ये जो होता है वो अपने लिए, इसलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन में जरूरी होता है पढ़ना। फिर अपने सिलेक्शन रूल देखा, ठीक है भाई। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका उसकी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या होगा भाई आपके, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे होगा रोटेशन एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि रोटेशन और वाइब्रेशन अपन देखेंगे। अब तक क्या देख रहे थे भाई कि यहाँ पे अब तक अलग, पहले रोटेशन के बारे में डिस्कस किया, फिर अपन ने वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस किया। अब मैं दोनों को मिक्स करके डिस्कस करूंगा भाई। तो वो क्या होता है वो देखते हैं भैया। यहाँ पर रोटेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, उसके लिए अपन को एनर्जी के फॉर्मूले पता होना चाहिए भाई। अरे भाई रोटेशन में अपन ने क्या देखा था भाई, रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर। रिजिड रोटर का क्या था भाई, एनर्जी का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। फिर अपन को पता होना चाहिए कि भाई साहब नॉन रिजिड रोटर के लिए क्या था फॉर्मूला। फिर थर्ड क्या पता होना चाहिए, वाइब्रेशन में अपन को क्या पता होना चाहिए भाई, वाइब्रेशन के लिए अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करा वो पता होना चाहिए। और फिर ये SHO और AHO के एनर्जी के जो अपन ने फॉर्मूले हैं ड्राइव के वो पता होनी चाहिए। बस हो गया वाइब्रेशन, ट्रांजिट और रोटेशन स्पेक्ट्रो खत्म। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, क्या बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूँ कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाइए, क्वेश्चन क्या आएगा भाई कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए या द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन और घूर्णन समझाइए, क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे क्या बोलूं, हेडिंग क्या होगी अपनी, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रो
रोटेशन एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बात करूं रोटेशन की। ठीक है भाई। रोटेशनल स्पेक्ट्रा अपन ने देखा था भाई कि मॉलिक्यूल क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है, तो उसमें अपन ने बात की थी। तो अगर मैं रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करूंगा भाई, रोटेशन में तो अपन ने दो चीजें पढ़ी थी भाई। यहाँ पे दो चीजें पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ी? रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर, ये पढ़ा भाई। यानी कि दृढ़ घूर्णी और अदृढ़ घूर्णी मॉडल, ये दो चीजें अपन ने पढ़ी थी भाई। यहां पे मैंने एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ भाई? ई जे बराबर बी जे प्लस 1, ये बताया था भाई एनर्जी का फॉर्मूला। यहां पे मैंने क्या बताया था? ई जे बराबर यहां पे मैंने क्या बताया था? बी जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले बताए थे भाई मैंने, दो फॉर्मूले बताए थे। उसके अलावा फिर मैंने बताया कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ये भी कितना था भाई? दो प्रकार के थे भाई, SHO और AHO। ये बात अपन ने देखी है भाई, ये बात अपन ने पढ़ी है। अब अपन ने जस्टी पढ़ी है भाई, तो इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है भाई। एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या होगा? EV बराबर V प्लस 1/2 H म्यू, और यहाँ पे EV का अगर फॉर्मूला लिखूं तो V प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 का स्क्वायर ओमेगा E XE। ये चार फॉर्मूले अपन ने ड्राइव किया आज तक, और ये ही है आपका रोटेशन एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या होगा कि एक बार ये रिजिड और एक बार SHO मिलाए अपन, एक बार नॉन रिजिड और ये AHO मिलाए अपन, एक बार नॉन रिजिड और SHO मिलाए अपन, एक बार रिजिड और AHO मिला दे अपन, तो चार फॉर्मूले बनेंगे आपके पास। अरे भाई एक बार मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे रोटेशन और वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जब एनर्जी का फॉर्मूला ही निकालूँ रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों हो रहा है भाई। तो अगर मैं जब इन दोनों को मिलाकर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो क्या करूं? एक तो मैं क्या करूं? रिजिड, भाई साहब रिजिड प्लस SHO कर दूं भाई, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला मिला दूं। फिर एक बार मैं क्या करूं? नॉन रिजिड प्लस AHO कर दूं। फिर क्या हो जाए भाई? एक फॉर्मूला क्या बन जाए एनर्जी का? क्या बन जाए भाई? रिजिड प्लस AHO। अरे भाई बनता है, और एक बन जाए, एक क्या बन जाए? नॉन रिजिड प्लस SHO। तो ऐसे चार फॉर्मूले अपने पास एनर्जी के बन सकते हैं भाई। चार फॉर्मूले क्या हो? एनर्जी के बन सकते हैं। तो टोटल अगर मैं निकालना चाहूँ रोटेशन वाइब्रेशन में, तो आप लिखिए इसके अंदर लिखिए भाई, अणु बिना एक दूसरे पर निर्भर किए कंपन एवं घूर्णन गतियां स्वतंत्र रूप से करता है। हमने माना कि अणु हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अर्थात अणु की कंपन व घूर्णन गति मुक्त रूप से हो रही है। कंपन की घूर्णन गति जो है वो मुक्त रूप से हो रही है, ठीक है भाई।
नेक्स्ट अगर मैं इसमें लाइन में लिखूँ तो जिससे कंपन ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा से अधिक है, इस प्रकार अणु की आणविक ऊर्जा दो गतियों की ऊर्जा का योग होती है। यानी कि भाई साहब कंपन ऊर्जा जो होती है घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है, इस वजह से यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ई टोटल निकालूंगा। ये बात कर रहे थे अपन, तो एनर्जी का जब फॉर्मूला निकालूंगा ई टोटल बराबर ई रोटेशन प्लस ई वाइब्रेशन। अरे तो यही तो किया है भाई अपन ने, रोटेशन को वाइब्रेशन में ऐड किया है, इसका योग और इसका योग, इन दोनों का योग टोटल एनर्जी वो होगी। तो ऐसे अपन एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो अगर मैं बताना चाहूँ भाई, अब देखिए भाई ये अपने पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं इनके लिए फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ तो क्या आएगा रोटेशन और वाइब्रेशन के लिए। देखिए भाई रोटेशन और वाइब्रेशन के लिए एनर्जी ई टोटल अगर मैं बात करूं तो रोटेशन प्लस एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, यही होगा फॉर्मूला, यही होगा भाई। तो अगर मैं इसमें बात करना चाहूं तो यहाँ पे क्या करूंगा, पहले अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ V और J, यानी कि इसका मतलब है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर और इसका मतलब है रोटेशन क्वांटम नंबर, तो VJ लिख सकता हूं मैं बराबर, मैं कर दूं एनर्जी ऑफ रिजिड की प्लस एनर्जी ऑफ SHO की, और भाई साहब इसका ऐड जब करोगे VJ बराबर क्या आएगा J प्लस 1, ठीक है भाई, ये वाली एनर्जी और ये वाली। फिर क्या करूंगा मैं V प्लस 1/2 का H, एक फॉर्मूला तो ये बन गया भाई। फर्स्ट बात अपन ने कर ली, क्या की भाई रिजिड और SHO की। सेकंड में बात करूं, सेकंड बात करता हूं यहाँ पे E VJ बराबर E नॉन रिजिड प्लस E AHO की। तो जब मैं यहाँ पे ये वाली और ये वाली एनर्जी लिखूंगा क्या आएगी PJ प्लस 1 माइनस DJ स्क्वायर J प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस की जगह क्या होगा प्लस, ऐड कर रहा हूँ, ये वाली एनर्जी क्या है V/1/2 ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE, यही आएगी भाई, यही आएगी। वहां पे क्या है BJ बराबर J प्लस 1 माइनस DJ स्क्वायर J प्लस 1 E रिजिड की और E AHO की टोटल, यानी कि एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड एंड एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये दो फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। अब थर्ड में अगर बात करूं क्या कर दूं भाई EVJ यानी टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिजिड प्लस एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो अगर इसकी जब ऐड करोगे VJ बराबर एनर्जी ऑफ रिजिड की तो J प्लस 1 प्लस HO V प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE। 3 फॉर्मूले हो गए। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नंबर 4 क्या कर सकते हैं अपन, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशन बराबर टोटल एनर्जी क्या होगी एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड प्लस एनर्जी ऑफ SHO, ये वाली। तो एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होगी नॉन रिजिड की क्या है भाई V प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
ओमेगा ई एक्स ई प्लस एस एच ओ की क्या थी भाई बी जे प्लस 1। ये बात अपन ने देखी। तो अपन टोटल कितने फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं? यहाँ पे 4 फॉर्मूले ड्राइव होते हैं भाई। तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है नॉन रिजिड प्लस एस एच ओ, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये वाला भाई साहब बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो b की जो वैल्यू है, b जो ग्रेटर देन यहाँ पे क्या होगा भाई v क्या है? ग्रेटर देन सॉरी भाई ये गलत लिख दिया अपने फॉर्मूला, यहाँ पे गलत लिख दिया भाई। अरे भाई नॉन रिजिड तो ये है भाई बी जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फिर क्या है? माइन प्लस v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर h में, ये बनता है भाई नॉन रिजिड और एस एच ओ, नॉन रिजिड और एस एच ओ। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन d, इस वजह से यानी कि यहाँ पे जो रोटेशन होता है वो क्या होता है? वाइब्रेशन से कम होता है, यानी कि वाइब्रेशन से कम होता है, यानी कि ये क्या होगा? वाइब्रेशन से कम होगा, यानी वाइब्रेशन की वैल्यू ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी का एग्जिस्ट नहीं करता, यानी नॉन रिजिड और एस एच ओ मिलकर के टोटल एनर्जी ड्राइव नहीं करती। तो ठीक है, इतनी बात आप याद रखना। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे जो वाइब्रेशन और रोटेशन है तो उसमें से वाइब्रेशन की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा भाई? क्या बोलूँगा यहाँ पे कि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है वो क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये होता है आपका डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन एंड रोटेशन का फॉर्मूला। ठीक है भाई। और यहाँ पे एक बात और लिख लेना, आपकी डेल वी जो अपन ने वाइब्रेशन क्वांटम नंबर +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, एंड जे अपन ने क्या देखा था? रोटेशन क्वांटम नंबर, वो क्या होता है? +-1। सिलेक्शन रूल भी आपका यहाँ आ जाएगा भाई। तो जे क्या है? +-1। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए भाई, इतनी बात आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ये था आपका वाइब्रेशन और रोटेशन एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोप। रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की मैंने बात की है भाई। यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई, यहाँ पे रोटेशन और वाइब्रेशन क्या होते हैं। क्या हुआ भाई? यहाँ पे अपन ने देखा रिजिड और नॉन रिजिड दो, फिर एस एच ओ और एच ओ, इनके अपन ने एनर्जी के फॉर्मूले पहले ड्राइव किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन जो होता है वो रोटेशन से ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एनर्जी की। तो यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूले ड्राइव किए, वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नॉन रिजिड और एस एच ओ मिलके जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं एनर्जी का, वो क्या है? वहाँ क्या है? बी की वैल्यू ज़्यादा होती है डी से। ये क्या था? ये क्या था? अपना डिफ्यूजन कोफिशिएंट था भाई, और ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड के लिए था। तो ये सारी बातें आती है आपकी वाइब्रेशन एंड रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशन एंड रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट चलते हैं भाई। यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है वो होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे अपन बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। रमन से कंफर्म है, बहुत बार यहाँ पे बीएससी में क्वेश्चन आया है भाई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब अपन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करते हैं भाई। यहाँ पे
बात करते हैं अपन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है भाई, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ठीक है भाई, अपन बात करते हैं यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भाई यहाँ पे कोई सैंपल होता है, तो सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है, गैस, जब उस पर सेकेंडरी लाइट गिरती है या रेडिएशन गिरती है तो उसमें क्या होता है, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ जो सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ किरणों जो कुछ विकिरणें होती है उनको ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है या पारगत कर दिया जाता है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? किसी पदार्थ सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस पर जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण गिरती है तो उसका अधिकांश भाग पारगमित हो जाता है और बहुत कम भाग अवशोषित या प्रकीर्णित हो पाता है। प्रकीर्णित किरण वही होती है जो आपतित विकिरण की है, मतलब प्रकीर्णित विकिरण की वही फ्रीक्वेंसी होगी जो आपतित की होगी भाई। प्रकीर्णित ऐसे होगी भाई, प्रकीर्णित यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी भाई प्रकीर्णित की, वही क्या होगी, वही क्या होगी, आपतित की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। जो आप इस प्रकार प्रकीर्णन को रेले प्रकीर्णन कहते हैं भाई, रेले प्रकीर्णन कहते हैं। अरे मेरी बात समझना, जब ये कोई सैंपल है, ठीक है भाई, ये कोई सैंपल है और जब मैं इस पे कोई रेडिएशन डालता हूँ, ठीक है भाई, कोई रेडिएशन आती है, जब यहाँ से कोई रेडिएशन आती है तो मैंने क्या बोला कि अधिकांश भाग तो क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, अधिकांश भाग तो क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है, और कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है उसके द्वारा, कुछ भाग तो क्या कर लिया, अधिकांश तो क्या किया, पारगमित हो गया भाई, ठीक है, पारगमित हो गया, लेकिन कुछ भाग क्या हुआ, ये तो हो गए ट्रांसमिटेड यानी पारगमित और सेकेट्रेट, इनको बोलते हैं प्रकीर्णित। ठीक है भाई, यानी कि सैंपल पे जब मैं कोई रेडिएशन डालूंगा, अब मेरी बात अच्छे से समझना है यहाँ पे, जब मैं सैंपल पे कोई रेडिएशन डालूंगा तो कुछ भाग तो बिखर जाएगा यानी कि सेकेट्रेट हो जाएगा, लेकिन कुछ क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी यानी सीधी निकल जाएगी भाई। तो इनको तो बोलते हैं अपन पारगमित किरण, और ये सेकेट्रेट होती है ना, प्रकीर्णित होती है। तो प्रकीर्णित और आपतित दो वर्ड लिए, प्रकीर्णित और आपतित, तो ये दोनों होती है, इनकी आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। जो मतलब जो प्रकीर्णित होती है आपतित विकिरण की, इस प्रकीर्णन को अपन क्या बोलते हैं, रेले प्रकीर्णन। तो ये आप डेफिनेशन लिख लोगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो दिया था वो 1928 में सीवी रमन ने दिया था, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, ये कोई लाइन्स है भाई, जिनके लंबवत ये वाली लाइन्स है एक तो,
और कुछ ऐसे लाइन से अपन को मिलती है दोनों तरफ। ठीक है भाई, ये वाली लाइन से मिलती है। तो मैं बोलना चाहूँ तो प्रकीर्ण जो आपतित किरणें थी वो क्या होती है, प्रकीर्णित किरणों के लंबवत होती है। तो लंबवत होने की वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकीर्णित किरणें जो लाइनें मिली है अपन को, ये क्या होती है, ये वाली जो लाइनें होती है, ये वाली जो लाइनें होती है, ये तो होती है रमन लाइन, और ये तो होती है दोनों तरफ रमन लाइन, और ये वाली होती है जो होती है रेले लाइन, रेले लाइन। ठीक है भाई, जो एक दूसरे के प्रकीर्णित और आपतित किरणें होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये वाली तो होती है रमन लाइन और ये वाली होती है आपतित लाइन। जो ये रेले लाइन है, ये जो रेले लाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है, आपतित की भी और परावर्तित की, प्रकीर्णित की भी। ये क्या होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे जो इनकी जो इधर वाले की, इस रेले लाइन के इधर वालों की, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पहले वाले आपतित की ज्यादा होती है, प्रकीर्णित की कम होती है, इसलिए इनको बोलते हैं स्टोक लाइन। और इनको बोलते हैं क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है, तो इनको बोलते हैं अपन एंटी स्टोक लाइन। ठीक है भाई, स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन बोलते हैं। यहाँ पे डेल वी बराबर तो आता है पॉजिटिव में, और यहाँ पे डेल वी की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी रेले, इसके लिए रेले लाइन के लिए, और ये जो होगी डेल वी वो होगी नेगेटिव में आएगी। अब जब अपन फॉर्मूला देखेंगे तब पता चलेगा ये सब चीज़ें कैसे आती है और क्यों आती है। तो अगर आप लिखना चाहो तो इसमें क्या लिखोगे, इस वाले में सन 1928 में सीवी रमन ने आपतित विकिरण के लंबवत प्रकीर्णित विकिरण की को स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा देखा और बताया कि लंबवत प्रकीर्णित विकिरणों को स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा देखा और बताया कि प्रकीर्णित विकिरण कई लाइनों युक्त है जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम या अधिक होती है, कम या अधिक होती है। इस प्रकार प्रकीर्णन को रमन इफेक्ट कहते हैं। यानी इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, रमन इफेक्ट। इन सारी बातों को अपन क्या बोलेंगे, रमन इफेक्ट बोलेंगे भाई। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे आपतित विकिरण के समान आवृत्ति पर प्राप्त लाइनों को रेले लाइन कहते हैं। आपतित विकिरणों की समान आवृत्ति पर, भाई यहाँ पे आवृत्ति क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, समान थी, तो इनको तो बोलते हैं अपन रेले लाइन। वह इसके दोनों तरफ प्राप्त लाइनों को रमन लाइन, इसके दोनों तरफ प्राप्त जो लाइनें हुई है अपन को उनको रमन लाइन बोलेंगे। तथा इस प्रकार की रेखा की श्रेणी को प्रकीर्णित पदार्थ का रमन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इस बात को क्या बोलेंगे, रमन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। वे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति विकिरणों की आवृत्ति से कम होती है उन्हें स्टोक लाइंस, आपतित विकिरणों की आवृत्ति से कम थी, ये ग्रेटर देन थी आपतित विकिरण, तो इसको मैं बोलूंगा स्टोक लाइन। वे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से ज्यादा होती, कम होती है, उन्हें बोलते हैं स्टोक लाइन। तथा जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से अधिक होती है, यानी इनकी आवृत्ति क्या है, आपतित विकिरण की आवृत्ति से अधिक है, तभी तो नेगेटिव साइन आया है, तो इस बात को मैं बोलूंगा एंटी स्टोक लाइन। स्टोक लाइन की तीव्रता एंटी स्टोक लाइन से अधिक होती है। अब मैं क्या बोलूंगा, स्टोक लाइन की तीव्रता जो होती है वो एंटी स्टोक लाइन से अधिक होती है। रेले लाइन और रमन लाइनों के बीच आवृत्ति के अंतर को रमन विस्थापन कहते हैं। कैसे भाई, देखिए मैंने क्या बोला, डेल वी बराबर वी इन आई माइनस म्यू आर,
ये बात बोली मैंने कि जो आपतित विकिरणों की आवृत्ति है, यानी रेल, या अपन इसे बोले कि जो स्टोक लाइन की आवृत्ति है, स्टोक लाइन की तीव्रता है जो एंटी स्टोक लाइन की तीव्रता से अधिक है। तो यहाँ पे म्यू आई और म्यू आर आया है। ये तो होता है स्टोक लाइन की और ये होता है एंटी स्टोक लाइन की। तो एंटी स्टोक लाइन मतलब रेले लाइन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेले लाइन। अरे भाई ये तो हो गई रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी और ये हो गई रमन लाइन। ठीक है भाई, रेले लाइन और रमन लाइन की आवृत्ति। अब एक बात बताओ आप मेरे को, आपको थोड़े दिन पहले एक चीज बताई थी मैंने, डेल वी म्यू बराबर क्या होता है। मैं अगर इसको लिखना चाहूँ सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ भाई, और इसको लिखता हूँ सी अपॉन लैम्डा आर। तो डेल म्यू बराबर सी 1 अपॉन लैम्डा आई माइनस 1 अपॉन लैम्डा आर। ये बात हो गई भाई। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये से लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। साथ ही साथ एक तरीके से और लिख सकता हूँ मैं इसको, म्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा आई माइनस 1 अपॉन लैम्डा आर। ऐसे ये क्या हुआ, सेंटीमीटर इनवर्स में हो गया। सी इसके नीचे आएगा तो ये सेंटी इनवर्स में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि अंतर जो होता है, आवृत्तियों का जो अंतर है रेले लाइन और रमन लाइन, वो ऐसे देखा जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी आवृत्ति है, डिफरेंस है, अंतर जो है विस्थापन का, वो इनके बीच का ऐसे देखते हैं भाई। नेक्स्ट लाइन में आप लिखना चाहो तो लिखोगे रमन विस्थापन का मान, रमन विस्थापन का मान स्टोक लाइन हेतु पॉजिटिव जबकि एंटी स्टोक लाइन हेतु नेगेटिव होता है। अपन ने देखा भाई यहाँ पे रमन जो था, रमन लाइन के लिए, स्टोक लाइन के लिए तो किसकी डेल वी की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या थी भाई, वैल्यू नेगेटिव होती है। आई बात समझ। रमन विस्थापन का मान हमेशा पदार्थ के लिए निश्चित होता है। जो एक अभिलाक्षणिक गुण पर रमन स्पेक्ट्रा किसी परमाणु की संख्या व आकृति के बारे में बताता है। रमन प्रभाव को समनाभिकीय व विषम नाभिकीय अणुओं के कंपन एंड घूर्णन संक्रमण को प्राप्त करने में करते हैं। तो ये सारी बातें क्या थी भाई, अपन ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखी। यानी कि इस वाली टेक्निक का जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, समनाभिकीय और विषमनाभिकीय दोनों एटम्स जो भी होते हैं उनके लिए उनकी आकृति को डिटरमाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं। ये अपन बोल सकते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो होगा रमन इफेक्ट क्या होता है। यानी रमन इफेक्ट जो होता है वो डायपोलर थ्योरी के लिए रमन इफेक्ट क्या है, ऐसा है। यानी कि रमन प्रभाव का ध्रुवणता संकल्पना, रमन प्रभाव की ध्रुवणता संकल्पना क्या होती है, ये सब बातें अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे भाई। ये वैल्यू कैसे नेगेटिव आती है वो सारा फॉर्मूला डिराइव करके अच्छे से एक बार इसको डिस्कस करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। आज के लिए इतना ही होगा भाई। थैंक यू सो मच।